Okay, so next in the list is potentiometer. बहुत सिंपल सा डिवाइस है। जैसे आपको याद है कि व्हीटस्टोन्स ब्रिज हम लोगों ने यूज किया था टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, वैसे ही पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। यू हैव अ वायर दैट इज पोटेंशियोमीटर, खत्म। दिस इज पोटेंशियोमीटर। दिस वायर इज 2 to 10 मीटर लॉन्ग। प्रिंसिपल भी सिंपल है। प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द सेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ए बी वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है मान लो, और if I take some point P here, इसका length L है, and if I am connecting a battery to this cell to this, मान लो कि 10 वोल्ट का यहाँ पे सेल है, तो A से B आते आते 10 वोल्ट। तो अगर मैं इस AB वायर को 10 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, ईच विथ 1 मीटर लेटर से, तो हर एक सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 1 वोल्ट। तो A से C तक 1 वोल्ट, फिर C से P तक और 1 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट फ्रॉम A टू P, और एक पॉइंट ले लो Q, तो 3 वोल्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली द आइडिया इज दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेक्शन, राइट? दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। तो ये पता होना चाहिए। दिस इज पोटेंशियोमीटर, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक वायर लेते हैं 10 मीटर लॉन्ग, उसको एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की है। तो बैटरी है तो मैं यहाँ पे मल्टीपल सेल दिखाऊंगा क्योंकि ये एक्सटर्नल बैटरी है, यू नीड टू नो दिस। और हम लोग यहाँ पे एक की लगाने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू मेक और ब्रेक द सर्किट देन वी विल नीड दिस की। तो एज आई एम टेलिंग, as I told you, potential drop is proportional to length. आवाज नहीं थी मैंने। Across any section of wire is proportional to length, but potential drop is some constant into length. मतलब V by L is a constant which is called as potential gradient. हमको पता है whenever something is changing with respect to distance, then that is called as gradient. यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? Potential with respect to distance, that is called as potential gradient. That's all about potentiometer. Now मेन है एप्लीकेशन का पार्ट। जैसे मैंने बताया कि वेटस्टोन नेटवर्क यूज करते हो टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी यूजिंग पोटेंशियोमीटर यू कैन फाइंड आउट अननोन ईएमएफ बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। एक है डायरेक्ट मेथड, तो यू फाइंड आउट रेशियो ऑफ E1 by E2 बाय डायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड में क्या है? वेल बाय द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस थिंग कि जो पोटेंशियोमीटर का वायर था वो अराउंड 2 to 10 मीटर था। 2 to 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब होता है अराउंड 30 फीट। अभी 30 फीट का वायर था, तो 30 फीट के वायर को अगर मैं स्ट्रेट यूज कर रहा हूँ 30 फीट, ओके, तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो वी डोंट वांट टू हैव अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल लेते हैं, छोटा डेस्क लेते हैं लाइक दिस, उस पे वायर लेते हैं एंड देन वी फोल्ड इट। तो ये सिंगल पोटेंशियोमीटर वायर है, इट इज जस्ट फोल्डेड सो दैट लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, समथिंग लाइक दिस। ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर, ये आपका हो गया एंड पॉइंट ऑफ द वायर। सिंगल वायर है, फिर उसको फोल्ड करके लगाया है, और इसके नीचे स्केल है, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, क्योंकि हम लोगों को लेंथ मेजर करना पड़ेगा, तो हमने ऑलरेडी माउंट करके रखा है इसको। राइट, जब हमको E1 by E2 चाहिए बाय डायरेक्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस
we will connect these two cells in parallel over here. यहाँ पे एक सेल लगा दिया E1 वाया की K1, यहाँ पे दूसरा सेल लगा दिया E2 वाया की K2, और देन मतलब दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन किया है, दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल कॉमन किया है वाया की, और यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब गैल्वेनोमीटर के बाद आपके पास जॉकी होगा यहाँ पे, बिकॉज यू विल बी टचिंग इट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वायर। देन एज आई टोल्ड यू कि पोटेंशियोमीटर वायर को आप हमेशा एक एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करने वाले हो। तो ये एक्सटर्नल बैटरी है और ये एक्सटर्नल ये की है ना। फिर यहाँ पे भी होता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू रियली नो ऑल दिस, बट ठीक है, यहाँ पर रियोस्टेट है RH प्लस माइनस। ये जो एक्सटर्नल EMF है, जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है आपने, ये हमेशा ऑपरेशनल रहने के लिए ये जो की है यहाँ पे K, ये हमेशा क्लोज्ड रहना चाहिए। सॉरी, ये सेल है E1, ये सेल है E2, ये की है K1 और ये की है K2। प्रिंसिपल क्या था पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट, इज प्रोपोर्शनल टू, ये याद रखना है हमारा टास्क क्या है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, बट यू विल हैव टू नो कि एग्जैक्टली कि मेथड कैसे होती है, हाउ डू वी बेसिकली अप्लाई दिस आइडिया हियर टू फाइंड आउट अननोन EMF। हमको हमारा टास्क EMF फाइंड करना है। तो व्हाट वी डू इज, सबसे पहले अरेंजमेंट समझा है क्या? सिंपल, वायर है, एक बैटरी है, एक की है, की के हमेशा क्लोज रहेगा, है ना। गुड। अब व्हाट वी विल डू इज, हम लोग की दोनों में से K1 और K2 ये दो कीज है, एक एक करके एक को ओपन करना, दूसरे को क्लोज रखना। समझो, सपोज इफ यू आर बेसिकली टेकिंग आउट की K2 एंड प्लगिंग इन K1, पहला केस। तो जब आप K2 को ओपन रख रहे हो, K1 को क्लोज रख रहे हो, तो E1 सेल जो है ये सर्किट में है, E2 ये सर्किट में नहीं है। देन व्हाट विल हैपन इज कि एक जॉकी कहीं ना कहीं तो टच करके रखा है हमने, तो करंट विल फ्लो। क्यों? क्योंकि E1 इज इन द सर्किट, है ना। तो E1 का EMF टू ड्राइव करंट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और हम लोग नल पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट। तो जब भी हमको नल पॉइंट मिल गया, तो दैट लेंथ AP, लेट अस से L1, हमने क्या किया, हमने नल पॉइंट फाइंड किया। नल पॉइंट फाइंड करने से क्या हुआ, नल पॉइंट फाइंड करने से ये हुआ, नाउ E2 तो वैसे भी सर्किट में है और यूज नहीं होगा। जब करंट यूज नहीं होगा, तो मतलब पूरा का पूरा EMF जो है वो अक्रॉस लेंथ L1 अपीयर होगा। अगर बैटरी का EMF यूज होता तो पूरा का पूरा अपीयर नहीं होता, क्योंकि सम पार्ट विल बी यूज्ड टू ओवरकम रेजिस्टेंस, राइट। करंट नहीं होना गैल्वेनोमीटर से मतलब ये होता है EMF E1 जो है it will appear across length L1, मतलब E1 is proportional to L1 because there is no current to galvanometer, मतलब E1 करंट को ड्राइव नहीं कर रहा है। Is it clear? फिर करंट कौन ड्राइव कर रहा है? मेन बैटरी। करंट ऐसा आएगा यहाँ से, बट ये रूट से करंट नहीं आएगा। गुड। देन ये हो गया पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 में क्या करोगे? पार्ट 2 में K2 को क्लोज करोगे, K1 को ओपन करोगे, ओके।
then again you will touch jockey at different points and find out P dash such that there is no current to galvanometer again, and that length AP dash will be called as L2. So E2 is proportional to, so E1 by E2 is equal to L1 by L2. मैंने पहले ही बताया था कि L1 और L2 ये कैसे मेजर करोगे, क्योंकि वायर के नीचे स्केल, और E1 E2 में से कम एक वैल्यू। मोबाइल यूज नहीं कर रहे थे। This equation will help you to find out unknown EMF because one of these values is known, right? E1 और E2 में से एक पता है, दूसरा पता नहीं है हमको, और L1 और L2 हमने मेजर कर दिया। Very simple. Next is by combination method. Combination method में क्या है, that combination method, well by the way, नीचे का सर्किट कभी चेंज नहीं होता, जो भी चेंजेस है वो ऊपर होने वाले हैं। कॉम्बिनेशन मेथड में क्या है, दैट यू हैव वन सेल, लेट अस से E1, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ E1, you have a key structure here in the form of a quadrilateral A B C D, फिर यहां से you have E2, positive negative of E2, then you will have from this point over here like this, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाने वाले हो, then यहाँ पे एक जंपर आएगा, jumper because you don't want two wires to touch each other, right? स्ट्रक्चर समझा है? E1 है, फिर ये ABCD जो है ये 4 की का एक सेट है, then E2, then there is a jumper which is connecting again at this point. अब what we will do is, हम दो अपोजिट कीज को क्लोज रखेंगे और दो अपोजिट को ओपन रखेंगे। मैं A और B को क्लोज रख रहा हूं एंड C एंड D को हम लोग ओपन कर देंगे। तो क्या होगा, तो ये होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 is connected to, मतलब they are in series, मतलब they are helping each other to drive current, बोलते हैं cells are assisting each other। जब असिस्ट करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट will go something like this, यहाँ से आएगा जंपर से जंप करके, then you will find right point again, right? मतलब आप सॉरी आप जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोस नो रीडिंग, उस लेंथ को आप बोल दोगे L1, राइट? बट इन दिस केस क्या हो रहा था, इन दिस केस यू हैड E1 plus E2 because these two cells were helping each other, है ना? और जब गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दिखा रहा है तो मतलब क्या होता है, there is this E1 plus E2 EMF use नहीं होगा, it will appear across that length AN L1 मतलब AP, that is करंट सर्कुलेट नहीं करना मतलब पूरा का पूरा EMF उस दो पॉइंट के अक्रॉस अपीयर होना होता है। अगर जीरो करंट नहीं होता तो अगर आप A और P के अक्रॉस EMF मेजर करते तो E1 प्लस E2 से कम मिलता। क्यों? क्योंकि सेल्स ने यूज टू सर्कुलेट करंट। गुड, राइट? यहाँ पे
दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग A और B को ओपन कर देते हैं, C और D को क्लोज करते हैं। नाउ यू सी E1 का नेगेटिव E2 के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो करंट will flow under certain condition है कि E1 should be greater than E2. That's what we are close up with. Okay. Right? In any case, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन मेथड हो, E है उसका EMF E1 और E2 दोनों से greater है। Right? तो यहाँ पे अपोज हो रहा है in when you are closing CND and opening AND. I don't remember the name. I don't by the way. Right? इसमें करंट कब फ्लो होगा, जब E1 is greater than E2. यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन है एक, E1 should be greater than E2 to circulate current. Okay, तो फिर वही स्टोरी, फिर you will touch jockey different places and find out E dash such that no current to the generator and A2 dash will be equal to इसका मतलब E1 minus E2 will be proportional to E2. Then when we take ratio E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 by, right? So by component dividendo, what is component dividendo? If I have A by B equal to C by D, so A plus B, numerator plus denominator upon numerator minus denominator equal to numerator plus numerator upon numerator minus denominator. That is 400. Yeah? So, जब कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ है सेकंड टर्म, राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ऑफ कोर्स एज यू कैन ऊपर E2 कैंसिल, नीचे E1 कैंसिल, 2E1 अपॉन 2E2 मतलब E1 अपॉन E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus। तो वापस से वही है कि L1 L2 तो मेजरेबल थे ही because there was a scale plus mounted, E1 और E2 में से एक पता होगा, and then you can find out the unknown EMF. Last use of potentiometer is to find out internal resistance of a cell. Again, as I told you, जो नीचे का स्ट्रक्चर है it never changes. So you can find out internal resistance of a cell using potentiometer. Internal resistance कैसे करेंगे? It's a simple task. So what we will do here is, यहाँ पे ऊपर external variable resistor R लगाएंगे, there will be a key K1, नीचे हम लोग एक सेल लगाएंगे some cell E जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और फाइंड करना है। Then we will connect this to galvanometer E. Right? Okay. Again the process is same. नीचे का स्ट्रक्चर तो कुछ चेंज होगा नहीं। क्या करेंगे? What
was our task was to find out internal resistance R of a cell. तो ये ऐसा होता है कि first you keep this open, मतलब external resistance R is not in the circuit, so there is some current flowing through galvanometer. Then you touch the jockey at different points and find out the null point. मतलब galvanometer से current zero करना है basically. So let us say AP is equal to length L1. अब क्योंकि सेल C सर्किट में है, ठीक है, अब ये E है तो मैं इसको E1 बोलता हूँ, doesn't matter ये E1 सर्किट में है, लेकिन E1 से करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब E1 यूज नहीं हो रहा है टू ड्राइव करंट, तो E1 will be proportional to L2. Now when you connect the key here and again you find a null point P dash, but there is no current through the galvanometer, तो आप बोलोगे EP dash is equal to L2. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब इवन दो गैलोनोमीटर में करंट नहीं पास हुआ, बट ये तो क्लोज लूप है ना, यहाँ तो करंट सर्कुलेट होगा ना, तो दैट इज अ कंप्लीट लूप, तो E1 will drive current here in this loop. इसका मतलब अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को ओवरकम करने में सेल E1 का EMF यूज हुआ, तो जो भी पोटेंशियल अपीयर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इससे कम वैल्यू अपीयर होगी, कहाँ पे, अक्रॉस AP डैश, फिर आप बोलोगे V is proportional to L2. Why V? Because this terminal potential difference. That is why I told you yesterday what is the difference between EMF and potential difference. EMF is the total energy spent in circulating unit charge once round the complete circuit, including overcoming of internal resistance. Right? तो क्योंकि अब करंट फ्लो हो रहा है, तो EMF का कुछ पार्ट करंट को सर्कुलेट करने में, करंट I को सर्कुलेट करने में यूज हुआ है, बचा हुआ V proportional to L2. So V is less than C1 of course. Right? This type of questions can be asked for theory. Right? यहाँ तक I think there should not be any doubt. जब मैं इसका रेशो लेता हूँ L1 by V, you will get L1 by V2. But you already know Ohm's law, नहीं पता है तो फिर किरचॉफ लूप लॉ तो पता ही है, Ohm's law का नहीं समझ में आया तो किरचॉफ लूप लॉ लगाओ इस पे. You are tracing in the direction of current. मैं लूप को क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहा हूँ, मैं लूप को क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहा हूँ, and what do we see is पोटेंशियल का ड्रॉप कहाँ पे आया, रेजिस्टेंस पे, क्या लिखोगे, -IR, फिर यहाँ पे आए करंट स्मॉल रेजिस्टेंस को भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -I स्मॉल r प्लस E1 इज इक्वल टू 0, तो E1 आपको यहाँ से मिलेगा I कैपिटल R माइनस I स्मॉल r प्लस, so E1 will be equal to I capital R plus small r. Right? This is what you should know. और I am very sure that at least आपको पता है कि V, that is potential difference across external resistance, मतलब यहाँ पे तो सीधा सीधा V equal to IR लिखना है, because this is potential difference across external resistance. तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा E by V equal to R plus R by capital R, equation 1, equation 2. And from 1 and 2, what you will have is R by R upon capital R
equal to L1 by L2. So you will get capital R plus small r upon capital R equal to 2. So capital R by capital R, that is 1 plus small r by this is L1 by L2. Small r by capital R is L1 by L2 minus 1. Small r by capital R is L1 minus L2 by L2. So you will just find out internal resistance by using this. Now, obviously the question is कि नीट में थ्योरी बताने की क्या जरूरत है? अगर आपको थ्योरी याद है तो फॉर्मूला याद नहीं भी है तो कर सकते हैं. Just have to apply Kirchhoff's loop law. So you can use this particular formula. अब लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट में आपका ये बचा हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इक्वेशंस, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट? NBIA equal to C theta where C is twist constant, and how to convert moving coil galvanometer to voltmeter and how to convert it into voltmeter, right? और उसके equations. So that we will do when जब भी क्वेश्चन आएगा तब हम कर लेंगे, या तो फिर in the next session. Let us do some questions now. First question. Every atom makes one electron free in copper. If 1.1 ampere current is flowing in the wire of copper having 1 mm diameter, then the drift velocity will be. So you're supposed to find out what is drift velocity. If you remember, drift velocity was given by J upon NE. J was I upon A. So I by A and E. Density of copper हमको दिया है, atomic weight दिया है, उससे हमको N मिल जाएगा. How do you find out N? If you are given density and atomic weight, वो आपको देखना पड़ेगा. So you should know that N, ये डेंसिटी और एटॉमिक वेट से कैसे निकालते हो? करंट I की वैल्यू दी है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन E आपको पता होता है 1.10⁻⁹ जूल. गुड. ए कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि वायर का डायमीटर है, तो वायर इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर से आपको एरिया मिलेगा, राइट? तो फाइंड आउट व्हाट इज बीडी. जो भी आपको फाइंड करने के लिए बोला है वो फाइंड करो. So the only thing that you need to know how to find out N. You should know what is the meaning of atomic weight. Atomic weight का मतलब ये होता है कि 63 ग्राम of that particular substance, यहाँ पे copper, has Avogadro number of atoms, right? Clear? ये ग्राम है, तो 63 into 10 power minus 3 kilogram has 6 into 20 10 power 23 atoms of copper, right? Correct? Good. So हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है. So using density, you can find out number of electrons per meter cube. So if you want to find out small n, which is number of electrons per meter cube, कैसे फाइंड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? समझिएगा इन अ व्हाइल. व्हाट दिस गिव्स मी, what this parameter gives me, how many number of atoms per kilogram, है ना? तो ये जो पैरामीटर है ये है नंबर ऑफ एटम्स पर किलोग्राम 1/kg. और ये क्या है? डेंसिटी क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आ गया क्या 1/मीटर क्यूब? दैट इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड. मैं वापस समझा देता हूँ, डोंट वरी. सबसे पहले एटॉमिक वेट का मतलब क्या? एटॉमिक वेट इन ग्राम means that many grams of that particular element contains Avogadro number of atoms.
Atomic weight of copper is 63, मतलब 63 ग्राम of copper contains 6 into 10 power 23 atoms of copper, right? है ना? 63 into 10 power minus 3 kilogram of copper has 6 into 10 power 23 atoms, right? So how many atoms per kilogram? 6 into 23 upon 63 into 10 power minus 3. This many atoms per kilogram. 1 किलोग्राम में इतने एटम्स है. उसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब. नंबर ऑफ एटम्स. हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जैक्टली, राइट? तो हमको अगर ये मिल गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर पर किलोग्राम, सॉरी पर मीटर क्यूब, because number density की बात करें, how many number of atoms per meter cube, हर एक में एक आपको नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया. अगर बोला होता कि हर एक एटम में 2 फ्री किए तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2. तो यू हैव गॉट n. n है आपके पास, आपको vd फाइंड करना है. I है 1.1 अपॉन a. a कैसे निकालते हो? पाई r स्क्वायर. r क्या है? 1 mm नहीं है, वो डायमीटर है. 1 mm डायमीटर है. r is 0.5. 0.5 मतलब 5 into 10 power minus 4. तो 5 into 10 power minus 4 मीटर का स्क्वायर. n क्या निकालना है आपको? ये है आपके पास n. 6 into 10 power 23 into 9 into 10 power 3, और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएगा. e बचा, e की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 into 10 power minus 19 into 10 power 19, right? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. एंड आई टेल यू अ शॉर्टकट वे ऑफ डूइंग इट. तो थोड़ा ध्यान देना. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट पावर्स ऑफ 10. ये ऊपर 1.1 है ना, मैं 11 into 63 लिखूंगा into 10 power minus 4 करने वाला हूँ. नीचे 23 plus 3 26, 19 गए 17 ना 7, और ये 10 पावर minus 8 minus 1 ऊपर जाएगा प्लस 1. तो यहाँ पे आएगा क्या बचा नीचे? पाई 25 का स्क्वायर होगा into 6 into 9 into 1.6. कर लेते हैं, नहीं किया तो राइट. गुड, गुड इनफ, गुड. अब ये क्या है? 2 जा 1 जा 3 का फैक्टर है ना, 2 जा, देन अगेन 3 जा 7 जा. वैसे दिस इज 77 अपॉन 25 into 16 पता होना चाहिए. 16 160 plus 160 plus 8. 25 into 16 is 100. What is 25 times 26 is 150. 250 plus 150 400. हाँ तो 400. ये और ये 400. 400 into 6 2400. तो ये ऊपर 10 पर minus 2 था. 0.2. What is value of pi? 3.14. 3.14. मैं ये 2 0 भी ऊपर ले जाता हूँ, कैंसिल नहीं होंगे वो. ये प्लस के ऊपर जाके माइनस होगा. 10 पर minus 4 होगा. Good. There are 2 ways of solving this. I'm telling you. So ये roughly 3 point something. 75 by 24. 77 by 24 is 3 point something.
नीचे भी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब कितना आया, कितना आया, मतलब 10 पावर माइनस 4 आया। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन mm पर सेकंड, वेलोसिटी को mm पर सेकंड में लिखो, 10⁻⁻1 into 10 पावर माइनस 3, मतलब ये mm हो गया, मतलब 0.1 इज आंसर। No calculator, no log tables, nothing. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. 77 by 24 is 3 point something, नीचे भी 5 मतलब 3 point something गया, तो सिर्फ 10 पर माइनस 4 बचा, लेकिन 10 पर माइनस 4 is 10 पर माइनस 1 into 10 पर माइनस 3, 10 पर माइनस 3 is mm, तो 0.1 mm per. Any doubt in this question? Second method does not exist here, क्योंकि फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, सिर्फ कैलकुलेशंस का पार्ट सिंप्लीफाई करना, दैट इज अप टू यू। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ वायर इज, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओहम, द टेम्परेचर एट व्हिच रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ohm is, so R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, T1 is 300 Kelvin. You already know this, that resistance at some higher temperature T, resistivity या resistance एक ही बात है, but I'll just write down the resistance here, is some resistance at some reference temperature 1 plus alpha delta T. ठीक? अगर आपको ये पता है तो you can just solve this. अभी ये देखो, डेल्टा टी जब आप बोलते हो T2 minus T1, टेम्परेचर तो देन यू कैन डायरेक्टली से यहाँ पे इनटू टी इटसेल्फ, क्योंकि 0 डिग्री में मैं रेफरेंस ले सकता हूँ, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन सिंपल। तो फिर ये R2 by R1 अगर मैं करता हूँ तो R0 1 plus alpha T2 अपॉन R0 1 plus alpha T1, कैंसल कैंसल, R2 is 2 ohm, so 2 equal to 1 plus alpha T2 upon 1 plus alpha T1, cross multiply, 2 plus 2 alpha T1 equal to 1 plus alpha T2, हमको T2 चाहिए अल्टीमेटली, तो 2 minus 1 is 1, तो आपको मिलेगा alpha T2 equal to 1 plus 2 alpha T1, T2 is equal to 1 प्लस नंबर देख लो एक बार 0.0125, राइट। तो इसका मतलब मैं डिवाइड करूंगा अल्फा से, तो इट इज बेटर फॉर मी टू राइट दिस व्हाई, बिकॉज यू नो assumption, हमारा assumption है, मेरा assumption है, you know reciprocity very well. So what I did was, it is easy for me, I'll just catch it up. 1 upon 2 is 0.5, 1/4 is 0.125, 0.125, तो इसको अल्फा को मैं 0.125 into 10 पावर माइनस 2 तो लिख ही सकता हूँ, और ये 2 टाइम्स ऑफ T1 है, T1 कितना था 300 केल्विन था, ये ऊपर जाएगा 100 होगा, है ना। अभी आपने खुद नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, आपने बोला 1 by 0.25, 1 by 8, 1 by 2 is 0.5, 1 by 4 is 8 is 1 by 8 है, हाँ मैंने पहले गलत बोला, you know, but you have to think about it, मेरे बोलने से कुछ सही गलत नहीं होता है, you have to know this, right? Good. So this is what you have, 100 by 8. इसको और सिंपल करना चाहो तो कर सकते थे,
आपके ऊपर होता है कैलकुलेशन, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू रिलाई ऑन मी। मैं इसको लिख सकता था कि यहाँ पे नीचे 125 इंटू 10 पावर -5 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। 10 पावर -5 को ऊपर भेज सकते हैं क्या? तो 10 पावर +5 होगा, मतलब 10 पावर 3 और इंटू 10 पावर 2, है ना? तो आई विल राइट दिस एज 100 इंटू 1000 अपॉन 125, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है, 1 जा दिस इज 8, दिस इज 8, तो 800 प्लस 600, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी बोला है बाय। So this is wrong because alpha was in degree Celsius. इसका मतलब ये जो आपने T1 लिखा है इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मालूम नहीं था। तो ये आपका 300 नहीं लिख सकते आप, 27 लिखना पड़ेगा, यहाँ 27 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 54, 800 प्लस 54, 854 डिग्री सेल्सियस। इसको अब केल्विन में कन्वर्ट करो 273 ऐड करके, तो दिस विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि 854 में जब 273 ऐड होगा, लास्ट में 4 और 3, 854 में 273, तो लास्ट 7 डिजिट आना चाहिए, तो 11। So you have to pay attention here also. नहीं तो +4 की जगह पे -1 will be fixed. So this is why such questions are important. So drift velocity varies with intensity of electric field as per the relation. मैंने कल ही बताया था आपको ये। मोबिलिटी जब डिफाइन किया था हमने, जब हमने मोबिलिटी डिफाइन किया था तब, do you remember mobility? Drift velocity was proportional to electric field. So drift velocity is equal to some constant mobility in the electric field. मैंने कल ही बताया था ये, तो you already know that this is simple. This is option number 3. A wire of length 5 meter and radius 1 mm has a resistance of 1 ohm. What length of wire of the same material बोला है, at the same temperature and of radius 2 mm will also have same resistance? So how to solve? कैसे solve करोगे? तो simple question है ये. If you remember, resistance was proportional to L by A. क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, और आपको पता है A is proportional to R square, तो L by R square. हमें क्या फाइंड करना है? L2 फाइंड करना है ना? इन एनी केस आपको क्या बोला है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो R is proportional to L by small r square, but R resistance is also constant, मतलब L is directly proportional to R square, खत्म क्वेश्चन। तो L is proportional to R square, तो L2 by L1 is equal to R2 by R1 का स्क्वायर। R2 2 mm बोला है और R1 1 mm बोला था, mm कैंसिल हो जाएगा, तो 4 times of L1. What is L1? 5. 4 into 5 is 20 meter. Option number D. So this is how you are supposed to solve such question. I want you to practice how to solve via proportionalities. अभी ये पूरा फॉर्मूला सेट में छोड़ दो क्योंकि ओरल था. The moment you say that R is also constant, मतलब रेजिस्टेंस, तो आपको पता है कि R वैसे भी L by R square था, L by A था, राइट? और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब L is proportional to cross sectional area of wire, but cross sectional area is proportional to radius square. So length is proportional to radius square, मतलब L2 by L1 is R2 by R1 square. R2 was 2 mm, R1 was 1 mm, 2 square is 4 times of L1, 4 times of 5 is 20. और विथ प्रैक्टिस ये होता है, बिलीव मी,
आप क्वेश्चन पढ़ते से ही टिक करने वाले हो आगे जाके, बिकॉज यू ऑल यू नीड टू डू इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, अपने आप होता है. Dimensions of block are 1 centimeter by 1 centimeter by 100 centimeter. If specific मतलब resistivity की वैल्यू दी है 3 into 10 power minus 7 ohm meter, then resistance between opposite rectangular faces. अगर आपको याद है मैंने कल ही बताया था, तो मैं फिर भी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वांट यू टू ट्राई इट आउट. ये ऐसा है क्योंकि 1 centimeter by 1 centimeter मतलब at least you know that two faces have the same dimensions, then it is something like this. तो टू रेक्टेंगुलर फेसेस के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो in the given diagram you see that we are supposed to find resistance across कचोरी so the distance between two rectangular faces happens to be 1 centimeter. So resistance is rho L by rho दिया है 3 into 10 power minus 7. Length is 1 centimeter मतलब 10 power minus 2 meter. area मतलब ये area 1 into 100 centimeter square मतलब 100 centimeter square. 1 centimeter square is 10 power minus 4 meter square. तो 100 centimeter square is 10 power minus 2 meter square. तो ये आएगा 10 power minus 2 meter square. Cancel. मतलब 3 into 10 power minus 7 ohm again. Right? Good. Simple question था. सिर्फ एरिया मतलब ये एरिया that is 100 centimeter square, that is 100 into 10 power minus 4 meter square, that happens to be 10 power minus 2 meter square. Length is 1 centimeter which is 10 power minus 2 meter. So easy question था last one. The current in the adjoining circuit will be oral. कैसे oral reduction method, excessive reduction. These two are in 30 plus 30. Very good. 60 and 30 in parallel. 60 into 30 upon 60 plus 30. Into 30, 1800, 60 plus 30, 90, 20 ohm. तो ओवरऑल ये सर्किट 20 ओम रेजिस्टेंस के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है. तो यू हैव अ 20 ओम रेजिस्टर, यू हैव अ 2 वोल्ट बैटरी, 20 ओम करंट I8 V by R 2 by 20 1 by 10. बायोस त्याचं नातं नाही येत त्याला बायो. Excessive reduction. Simple. शुरुआत सिंपल से ही होती है, आगे बहुत कुछ बाकी है. बहुत आगे जाके कॉम्प्लिकेट सब कुछ है. 3 resistors each of 2 ohm are together in triangular. नाही बोलू शकत. The resistance between any two vertices will be. I want you to solve this question and just tell you what is happening here. तो ऐसा है, you have 2 ohm resistors and they are something like this. दो और दो. And you want to find, suppose across any two vertices, यहाँ पे आपको equivalent निकालना है. These two are in 2R और R पैरेलल में है, तो 2R into R upon 2R plus R मतलब 2R by 3. 2R by 3. R की वैल्यू 2 है. 2 into 2 by 3 मतलब 4 by 3. Good. Equivalent resistance between A and S.
द ट्रिक इज, यहाँ पे एक ट्रिक यूज होती है, अगर आपके पास क्वाड्रिलैटरल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, मतलब डायगोनल में कुछ नहीं है, और सब साइड्स पे 3 3 3 3 है, हाँ तो 3 आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर वो पैरेलल में 3 आएगा। मतलब दिस इज इन शॉर्ट 3 ओम, 3 3 3 9, 9 और 6 पैरेलल में, 9 6 अपॉन 9 plus 6, 9 into 6 upon 15, right? That is 64 by 15, that is 3.6. बाकी के तो नॉनसेंस आंसर भी है। 54 by नाही मला 15, नाही आवडत ते. 45 तो से बड़ा नंबर है, तो 3 और 4 के बीच में आंसर आएगा। 3 और 4 के बीच में एक ही आंसर है, 2.6, right? Simple था। The effective resistance between points A and B, A and B, A and C नहीं, A and B in figure A, A और B, तब तो सबसे पहले क्या करना, मार्क कर लो कि इन दोनों के अक्रॉस चाहिए, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये 6 और ये 6 पैरेलल में 3, ये 3 और ये 3 सीरीज में 6 और 3 पैरेलल में, 6 into 3 upon 6, 18 by 9, that is 2 ohm. Clear? Yes? Good. So option number B. Oral. The resistances of 6 ohm each are connected in the manner shown in adjoining figure. With the current 0.5 ampere as shown in figure, the potential difference Vp minus Vq is. तो what you're supposed to do is, you should know, मैंने बताया था अगर पैरेलल में आपके पास n रेजिस्टर्स है ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, तो सीधा सीधा R by n, तो R by 3 मतलब 6 by 3, मतलब ये टोटल हो जाएगा 2, ये दोनों मिला के 12, 12 और 6 पैरेलल में, 12 into 6 upon 12 plus 6, 4 आएगा, ये 4 ओम आएगा, मतलब P और Q में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 plus 4 6, मतलब ये ऐसा हो गया, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये 6 ओम, 0.5 एम्पियर का करंट, I into R है ना, Vp minus Vq is I into R equivalent, 0.5 into 6 ohm, that is 3 volt, 3 volt. So option number C. That's it. This is how you're supposed to solve this question. So we are going to stop here.